ऑलराइट, तो आज हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में सुना ही होगा। तो ये बेसिकली उसी को आप समझ सकते हो कि फंडामेंटल एनालिसिस मतलब हम कंपनी को, जो कंपनी के बारे में जो भी स्टेटमेंट्स वगैरह होता है उसको समझते हैं। तो आज हम लोग पूरा का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बहुत ही ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे कि इसको कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, मतलब कैसे, मतलब क्या चीज़ क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है, तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, क्योंकि इसके अगले जो भी हम लोग वीडियो समझेंगे उसमें आप लोग हम लोग डायरेक्टली नंबर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये जो बेसिक ओवरव्यू ये आप लोग अगर समझोगे नहीं तो बाद में आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एनालिसिस दो तरीके का होता है, एक होता है माइक्रो एनालिसिस, एक होता है मैक्रो एनालिसिस। मैक्रो एनालिसिस में हम लोग एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं कि इकोनॉमी कैसा कर रहा है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, इसको एनालिसिस करते हैं। और माइक्रो एनालिसिस में हम लोग बिजनेस को समझते हैं कि एग्जैक्ट बिजनेस कैसा कर रहा है, इसके बारे में समझते हैं। और माइक्रो एनालिसिस का ही एक पार्ट है फंडामेंटल एनालिसिस या फिर फाइनेंशियल एनालिसिस, इसको हम लोग समझते हैं। तो बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस, जैसे कि आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हो कि फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब ये है कि हम लोग को जो भी बिजनेस के जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं, उसके बाद जो भी नंबर्स बिजनेस एग्जैक्टली क्वार्टरली क्वार्टरली या फिर ईयर टू ईयर पब्लिश करती है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस का एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना है, इसको हम लोग समझते हैं। और फाइनेंशियल एनालिसिस करके हम लोगों को कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें पता लगती है, जैसे कि बिजनेस का एक्चुअल वैल्यू कितना है। कि हो सकता है, जैसे कि मैंने आप लोग को एक पिछले वीडियो में बताया था कि मार्केट में जो आप लोग को शेयर प्राइस दिखता है, वो एक्चुअल बिज़नेस का वैल्यू है नहीं। आप लोग को जो भी शेयर प्राइस दिखता है वो डिमांड सप्लाई की वजह से आप लोग को प्राइस दिखता है। लेकिन जो बिज़नेस का एक्चुअल वैल्यू या फिर प्राइस है, वो आप लोग को निकालना पड़ता है, और वो निकालने के लिए हम लोग को फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है। अब बिज़नेस का वैल्यू बढ़ाने के लिए बहुत तरीके हैं। आप लोग मतलब बहुत तरीके से बिज़नेस का वैल्यू बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग को कैसे पता चलेगा, हो सकता है बिज़नेस का आप लोगों को हो सकता है कोई एक शेयर प्राइस दिख रहा है कि मार्केट पे आप लोग को स्टॉक मार्केट पे ₹250 पे अभी ट्रेड हो रहा है। लेकिन हो सकता है उस बिज़नेस का एक्चुअल वैल्यू ₹150 हो, तो हम लोग जो ₹100 एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहे हैं, हो सकता है कल को कोई एक न्यूज़ आ जाए और हो सकता है वो ₹100 एग्ज़ैक्ट क्रैश हो जाए, तो आप लोग को ₹100 हो गया ना नुकसान। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग को पता लगाने के लिए कि कोई बिज़नेस का एक्चुअल वैल्यू क्या है, इसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इसी में आ जाता है हम लोग को फ्यूचर वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए भी। जैसे कि मान लीजिए कोई एक शेयर प्राइस है जो कि आज ₹250 पे है। तो आज अगर आप ₹250 पे खरीदोगे खरीदोगे तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि फ्यूचर पे हमको इससे कितना पैसा बन सकता है। आज अगर ये ₹250 पे मिल रहा है, तो आज से 5 साल बाद क्या ये ₹500 जा सकता है? एक तो होता है कि एग्ज़ैक्ट आप भगवान पे ऊपर विश्वास कर रहे हो कि हो सकता है ये चले जाए, नहीं जाए, नहीं जाए। मतलब आप ऐसा सोच के इन्वेस्ट कर रहे हो कि हो सकता है चले जाए। सब लोग बोल रहे हैं जाएगा, जाएगा, तो हो ही सकता है चले जाए। ऐसा सोच के आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो अलग बात है। लेकिन एक होता है कि ठोस नंबर के बेसिस पे आप बात कर रहे हो कि हो सकता है कुछ चीज़ें आपको दिख रही है या फिर कुछ और चीज़ों से आपको इनसाइट्स मिल रहा है, जहाँ से आप ये पता लगा सकते हो कि आज अगर ₹250 पे ये ट्रेड कर रहा है, कल क्या ये 500, 550 या फिर ₹700 जा सकता है? वो भी डिटरमाइन करने के लिए फाइनेंशियल एनालिसिस आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, कुछ थोड़ा बहुत। इसके बाद कुछ रेशियोज़ एनालिसिस भी होता है, फाइनेंशियल जो भी एनालिसिस होता है, उसके बाद हम लोग कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसा कुछ करके हम लोग कुछ रेशियोज़ निकालते हैं, जिससे क्या होता है कि हम लोग को बिज़नेस हेल्थ के बारे में पता लगता है। एक तो होता है कि बिज़नेस के बारे में आप लोगों ने आपने समझ लिया, लेकिन बिज़नेस का हेल्थ का बहुत ही क्विक और बहुत ही कम टाइम फ्रेम पे आपको अगर कुछ हेल्थ के बिज़नेस के हेल्थ के बारे में जानना है, तो आपको रेशियोज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एक तो है कि मान लीजिए आपको कुछ स्टेटमेंट नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स आपको दिए हुए हैं। अगर आप नंबर्स को बैठ के कैलकुलेट करोगे, थोड़ा बहुत हिसाब लगाओगे, करोगे, आपको टाइम लगेगा। लेकिन जब रेशियोज़ आप देखते हो, थोड़ा बहुत आप रेशियोज़ ऑलरेडी आपको दिए हुए होते हैं, तो या फिर आप निकाल भी सकते हो। तो रेशियोज़ वगैरह क्या होता है, अगर आपको रेशियोज़ ऑलरेडी पता है, तो आप रेशियोज़ पे एक बार नज़र डालोगे, आपको बिज़नेस के हेल्थ के बारे में बहुत ही पता हो जाएगा। और बिज़नेस का हेल्थ क्या है कि मान लीजिए कोई एक बिज़नेस है, आपको दूर से देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन मान लीजिए कि बिज़नेस आपको रेशियोज़ से पता लग जाता है कि हो सकता है कुछ कुछ ही टाइम पे बाद ही इसको हो सकता है बैंकरप्ट होना हो जाए। तो ऐसे में आप बहुत सारे लॉस से बच बच सकते हो, और जो भी खराब बिज़नेस है, उससे आप दूर रह सकते हो। अब ऐसा है कि मार्केट पे आप अगर नए-नए आ रहे हो तो आप लोगों को सब कुछ ही बढ़िया और अच्छा लगेगा। लेकिन ये उतना व्हाइट है नहीं, मार्केट बहुत ही ग्रे जगह है। मतलब क्या है कि यहाँ पर फ्रॉड्स आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं कि मार्केट पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रॉड दूसरे लोगों से देखने को मिलेगा, थर्ड पार्टी से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग को हो सकता है ऐसा बहुत थोड़ा बहुत देखने को मिलता होगा या फिर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता होगा कि मार्केट में किसी ने शेयर प्राइस को पंप कर दिया, उसके बाद डंप कर दिया, फिर उसके बाद प्रॉफ़िट लेकर चला गया। इसके अलावा बहुत सारे फ्रॉड्स देखने को मिलते हैं। वो तो एक अलग तरह का फ्रॉड हो गया। इसके अलावा कुछ फ्रॉड्स ऐसे होते हैं जो कि कंपनी का मैनेजमेंट खुद करता है। ऑफ कोर्स आप लोगों ने आपने सही सुना कि आप जो भी कंपनी का मैनेजमेंट है, आपने जिस कंपनी पे इन्वेस्ट करके रखा है, उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है, मतलब जो कंपनी को चला रहा है, वो भी कभी-कभी अपने बिज़नेस में फ्रॉड कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए भी हम लोगों को फाइनेंशियल एनालिसिस करना पड़ता है। इससे हम लोग को थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा लग ही जाता है कि क्या मैनेजमेंट एक्चुअली फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं।
तो ऐसे में आप अपने पैसे को बहुत ज़्यादा सेफगार्ड कर सकते हो और दूर रह सकते हैं ऐसी कंपनी से। तो ये तो हो गया बेसिक इंपॉर्टेंस कि हम लोग को फंडामेंटल एनालिसिस क्यों करना चाहिए। अब हम लोग ये जानते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या क्या चीज़ है एक्चुअली क्या मतलब इसे कैसे करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस या फिर फाइनेंशियल एनालिसिस आप अगर करने जाओगे तो आपको 3 मेन स्टेटमेंट्स देखने को मिलेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप अगर किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट उठा कर देखोगे या फिर कभी भी फाइनेंशियल एनालिसिस करने जाओगे, आपको 3 स्टेटमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। और ये 3 स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटर रिलेटेड है। आप किसी भी एक स्टेटमेंट को आप अगर समझोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब काम नहीं चलेगा ऐसा नहीं है, आप थोड़ा बहुत चला सकते हो। लेकिन जब तक आप पूरी तरह से तीनों स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते और इन तीनों का इंटर रिलेशन नहीं समझ सकते कि यहाँ से यहाँ इसका कितना रिलेशन हो रहा है, यहाँ से इसका मतलब जो भी रिलेशन हो रहा है या फिर जो भी पैसे का लेन-देन हो रहा है, वो एग्ज़ैक्ट मैच हो रहा है कि नहीं, ये सब जब तक आप नहीं समझोगे मतलब बहुत ही इश्यू होने वाला है। मतलब आप एग्ज़ैक्टली फाइनेंशियल जो भी एनालिसिस है उसको अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो जो 3 स्टेटमेंट्स होते हैं मोटा-मोटी हमारे पास पहले आता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। और इसमें क्या होता है ये बहुत ही ईज़ी है। मतलब जो हम लोग घर पे हिसाब करते हैं सेम ऐसा ही इसको समझ लो कि बिज़नेस ने पूरा का पूरे साल में कितना कमाया और कितना खर्चा किया, ये बस बेसिकली दिया रहता है। मतलब बेसिकली ऐसा ही समझ लीजिए, आपने ₹50 पे 2 पेन खरीदे और आपने ₹100 पे दोनों पेन को बेच दिया। तो आपका कॉस्ट कितना हुआ ₹50 क्योंकि आपने ₹50 पे दोनों पेन्स खरीदा। और अगर आपने ₹100 पे बेच दिया तो आपका कितना हुआ ₹50 आपका प्रॉफिट हो गया, राइट? तो पूरे के पूरे साल में आपने कितना कमाया, कितना खर्चा किया, कितना टैक्स पे किया, ये सब चीज़ें बेसिकली दिया रहता है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ये मतलब कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड का होता है। मतलब कुछ हो सकता है 3 महीने का या फिर 6 महीने का या फिर 1 साल का, ऐसा आपको टाइम पीरियड पे देखने को मिलता है। और इसका मतलब ये है कि मतलब मान लीजिए अगर 3 महीने का स्टेटमेंट है, इसका मतलब पूरे का पूरे 3 महीने में कंपनी ने जितना कमाया, वो आपको दिया रहता है और कितना क्या मतलब प्रॉफिट हुआ, कितना सेल्स किया, ये सब दिया रहता है। और 3 महीने जैसे ही गुज़रेंगे, वो पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। अब जस्ट ऐसा समझ लो कि मान लीजिए आपने पूरे 1 साल में एक मोबाइल फ़ोन बेचा जिससे आपको ₹10,000 आए और जिसमें आपका मान लीजिए प्रॉफ़िट ₹2,000 था। तो ये पूरा का पूरा साल में आपने एक मोबाइल फ़ोन बेचा तो आपको ₹10,000 मिल गए। अगले साल थोड़ी आपको ₹10,000 मिलने वाले हैं। अगले साल आपको फिर से मेहनत करना है, फिर से ₹10,000 का एक मोबाइल फ़ोन बेचना है। तो ये जैसे ही एक टाइम पीरियड खत्म होता है, ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाता है। ये बहुत लोग नहीं समझते। बहुत लोग समझते हैं कि इस साल पे 10,000 है, तो अगले साल हो सकता है ये मतलब जो भी एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ रहा है, अगले साल आपने अगर ₹2,000 का मोबाइल फ़ोन बेचा है, तो इस साल का 10,000 और अगले साल का 2,000 ऐसे जुड़ के 12,000 हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस साल पे आपने अगर एक ₹10,000 का मोबाइल बेचा, तो इस साल ₹10,000 ही अकाउंट होगा। अगले साल आपने अगर फिर से ₹10,000 का मोबाइल बेचा, अगले साल फिर से ₹10,000 अकाउंट होगा। इसके बाद आता है बैलेंस शीट। और जैसा कि नाम से आप लोगों को पता चल रहा है कि बैलेंस कुछ चीज़ वर्ड है, मतलब कुछ बैलेंस करना होता है। और सेम ये है कि आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ आपको बैलेंस करना होता है। अब ये एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या है? एसेट्स मतलब वो चीज़ें जो कि आपके पॉकेट में पैसे कमा के दे और लायबिलिटीज़ मतलब वो चीज़ें जो कि आपके पॉकेट से पैसे लेके जाए। अब अगर थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल देके समझना हो तो ऐसे समझ लें कि एसेट्स मतलब वो चीज़ें जो कि आपको हेल्प करती है आपके कमाने में। जैसे कि मान लीजिए आप अगर यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, सिंपली समझ लो, तो आपको यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए कैमरा लगता होगा, मोबाइल फ़ोन लगता होगा, वीडियो एडिट करने के लिए कुछ चीज़ें लगते होंगे। तो ये जो भी चीज़ें हैं, ये आपको क्या कर रहे हैं पॉकेट में आपको पैसा कमाने में मदद कर रही है। तो ये सब चीज़ें आपके एसेट्स हो जाएँगे। लेकिन दूसरी तरफ हो सकता है कुछ आपके लायबिलिटीज़ भी हो। जैसे मान लीजिए आपने जो भी मोबाइल फ़ोन खरीदा है अपने बिज़नेस के लिए, उसको आपने हो सकता है लोन देके खरीदा होगा। आपने अब अगर ₹10,000 का मोबाइल फ़ोन है, आपने ₹2,000 बैंक से लोन लिया है। तो ये जो आपको दूसरों को देना है, ये सब चीज़ें आपको लायबिलिटीज़ में काउंट होता है। और ये दोनों हमेशा बिज़नेस में मैच टू मैच हो जाता है। मतलब अगर एसेट्स ₹100 के हैं, तो लायबिलिटीज़ भी 100 ही रुपए के होंगे। अब यहाँ पर एक नेचुरल क्वेश्चन आ सकता है कि हमेशा ये सेम क्यों होता है? ये अलग क्यों नहीं हो सकता? बेसिकली एक एग्ज़ाम्पल देके समझ लो कि आपको मान लीजिए अगर आज के कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आपने बैंक से ₹2,000 का लोन ले लिया। जस्ट समझ लो एग्ज़ाम्पल कि आप ₹2,000 से बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आपने बैंक से ₹2,000 लोन ले लिया। तो इसमें क्या होगा कि आपको दो ₹2,000 आपको बैंक को वापस भी लौटाने हैं। तो ऐसे में क्या होगा, ये आपका लायबिलिटी हो गया। लेकिन आपके पास क्या हुआ, ₹2,000 आ गए। अब इस ₹2,000 से आपको कुछ खरीदना होगा क्योंकि बिज़नेस चलाने के लिए जैसे कि मैंने कहा कि आपको बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आपको मतलब फ़ैन, लाइट, घर वगैरह ऐसा चीज़ें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें आपको खरीदना पड़ेगा। लेकिन आप क्या ₹2,000 से ज़्यादा खरीद पाओगे क्या? आपको ₹2,000 ही मिले हैं, आप ₹2,000 से ज़्यादा नहीं खरीद पाओगे। तो अगर बैंक के पास आपके लायबिलिटी है ₹2,000 तो आपको मैक्स टू मैक्स आप ₹2,000 की चीज़ें ही खरीद पाओगे। तो इसीलिए ये बैलेंस हो जाता है कि आपने ₹2,000 का बैंक से लोन लिया और आप ₹2,000 के एसेट्स खरीद लिए। आपने पंखा खरीद लिया, आपने मोबाइल फ़ोन खरीद लिया, आपने कैमराज़ खरीद लिए। तो ये सब चीज़ें आपके एसेट्स हो गए। तो आपने ₹2,000 के लोन लिया, ₹2,000 के एसेट्स आपके आ गए। तो इसलिए ये बैलेंस हो जाता है, मैच हो जाता है। और ये बैलेंस शीट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको कंपनी का हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा पता लगता है और थोड़ा बहुत इसमें क्या होता है कि बैलेंस शीट से फ्रॉड वगैरह पता चल जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या होता है कि फ्रॉड वगैरह उतना नहीं पता चलता।
लेकिन बैलेंस शीट में थोड़ा बहुत आप फ्रॉड मतलब डिटेक्ट कर सकते हो या फिर कंपनी का जो नेचर है या फिर फ्यूचर के बारे में थोड़ा बहुत आप प्रेडिक्ट कर सकते हो बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट पढ़ना आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको पढ़ना आना चाहिए। नेक्स्ट आता है कैश फ्लो। अब कैश फ्लो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है और अब हर चीज़ को मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। ऐसा आप समझ लो कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से कैश फ्लो भी आप एकदम सुप्रीम पे रख सकते हो, मतलब टॉप पे अगर किसी को रखना होगा तो कैश फ्लो, उसके बाद बैलेंस शीट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम लोग ये देखते हैं कि बिजनेस में एक्चुअल कैश कितना आया और कितना गया। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी बिजनेस ने अगर 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया तो हम लोग ये देखते हैं कि बिजनेस में एक्चुअल कैश कितना आया, 100 रुपये का आया क्या। तो अभी आप लोग को एक जेन्युइन सवाल आ सकता है कि अगर बिजनेस ने 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया है तो जेन्युइन सी बात है कि 100 रुपये का कैश भी आया होगा। लेकिन ये एक्चुअली ट्रू नहीं है। आप अगर एक लोकल शॉप चलाते हो, लोकल बिजनेस चलाते हो, वहाँ पर ये चीज़ लागू हो सकता है कि आप अगर 100 रुपये का आपने अगर 200 रुपये का माल बेचा और उसमें से आपको अगर 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया तो आपको 200 रुपये मिल गए, आपको 100 रुपये डायरेक्टली मिल गया। लेकिन बड़े-बड़े कंपनीज़ में कुछ अलग ही सिस्टम चलता है। वहाँ पर क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है मैनेजमेंट जानबूझ के या फिर बहुत बार क्या करते हैं स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट करता है। और उसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर उस वो दिखा रहा है 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे आप लोग को दिख रहा है 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में कैश 100 रुपये का आया ही नहीं। हो सकता है 50 रुपये आया हो सकता है एक भी रुपये नहीं आया। और यस, ऐसा बहुत बार होता है और इसकी वजह से कंपनियाँ डूब जाती है। क्योंकि आपको एक चीज़ तो भले ही पता होगा कि सब कुछ के सुप्रीम पे होता है कैश। आप नंबर्स पे कुछ भी दिखा लो, आपके पास कैश कितना आता है एंड में यही मैटर करता है। जैसे कि आप एक सिंपल एग्जांपल समझ लो, आपने मान लीजिए आपके पास कोई पेंसिल बेचने की दुकान है आपकी, आपने 2 पेंसिल बेच दिए, लेकिन क्या हुआ जिसने खरीदा उसने मान लीजिए आपसे 2 पेंसिल उधार पे खरीद के ले गया कि उसने बोला कि मैं आपको कल पैसे दे दूँगा, तो आपने दे दिया, लेकिन मान लीजिए कल वो आया ही नहीं या फिर वो भाग गया। तो ऐसे में हो गया आपके पास पैसा वो आया ही नहीं, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जब आप तैयार करोगे, आप उसमें दिखाओगे ज़रूर कि मैंने 2 पेंसिल बेचा और उसमें आप प्रॉफिट भी एकदम रिपोर्ट करोगे कि आपने अगर 2 पेंसिल मान लीजिए पर पेंसिल आपने अगर ₹10 करके बेचा, तो उसमें आप ₹20 का रेवेन्यू दिखाओगे और उसमें मान लीजिए आपको पर पेंसिल ₹3 का प्रॉफिट है, तो उसमें आप ₹6 का प्रॉफिट दिखाओगे कि आपका ₹20 का रेवेन्यू हो गया, 2 पेंसिल बेच के और ₹6 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन उसने क्या किया, उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया, मतलब वो आया ही नहीं। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका एक्चुअल कैश फ्लो कितना आएगा कि आपका ₹6 का आया ही नहीं कभी भी। तो ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखेगा नहीं। ये आपको देखने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट पे जाना पड़ेगा। तो ऐसे उधारी का माल होता है कि किसी ने उधारी लिया और वो आया ही नहीं, उसने पैसा दिया ही नहीं या फिर उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया या फिर किसी और रीज़न से हो सकता है, मतलब पैसा गायब हो गया। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि मैनेजमेंट, बहुत सारे कंपनीज़ के मैनेजमेंट ऐसा भी करती है कि वो फेक सेल्स दिखा देती है। मान लीजिए आज 30 मार्च है और कल को फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ होने वाला है 31 मार्च को, और पिछले साल मान लीजिए आपने ₹100 का सेल किया था, लेकिन इस साल आपका सिर्फ़ ₹85 का सेल आया है। तो आपका 50% सेल ऑलरेडी डाउन है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका कल को स्टॉक आप जब आप पब्लिश करोगे आपका रिज़ल्ट, कल को आपका शेयर बहुत ज़्यादा हिट होने वाला है। तो ऐसे में क्या करते हैं, कुछ धूर्त मैनेजमेंट होते हैं जो कि मिसलीड कर सकते हैं। ऐसे में वो क्या करते हैं कि जो भी बायर्स होते हैं उनको बोलते हैं कि मैं आज आपको सामान पैकिंग करके आज आपको भेज दे रहा हूँ। आप बस रख लो, उसके 1 अप्रैल को आप मुझे वापस कर देना। तो आप बोलोगे इसमें क्या फ़ायदा होता है कि आज मैं अगर उसको बेच दूँ सामान और 1 अप्रैल को फिर से वापस ले लूँ, तो इसमें फ़ायदा क्या हुआ? तो इसमें फ़ायदा बहुत है। तो इसमें ज़रा आप सोचो कि आप अगर 30 मार्च को आप अगर उसको बेचोगे सामान, तो ऐसे में आप उसको आज का आज ही रिकॉर्ड कर लोगे कि आज 30 मार्च है और आज मैंने ₹15 का सेल रिकॉर्ड कर लिया। और आप उसमें जो भी प्रॉफ़िट होता है, जो भी सेल्स होता है, मतलब जो भी सारा कुछ होता है, आप उसको सारा का सारा चीज़ रिकॉर्ड करोगे, जो कि आप प्रॉफ़िट एंड लॉस स्टेटमेंट पे दिखाओगे। तो इसके बाद जब आप प्रॉफ़िट एंड लॉस स्टेटमेंट आप एक्चुअल पे पब्लिश करोगे, सब लोगों को दिखेगा पिछले साल ₹100 का सेल था, इस साल भी ₹100 का सेल है, मतलब ठीक-ठाक कंपनी, मतलब ग्रो भी नहीं किया, लेकिन ठीक है, मतलब एटलीस्ट सेल गिरा नहीं। लेकिन एक्चुअल कांट कब होगा, जब 1 अप्रैल को जो भी सेल हुआ था, वो सेल फिर से वापस आ जाएगा और ये आपको कहाँ से दिखेगा, ये आपको कैश फ्लो से दिखेगा। कैश फ्लो में क्या होगा कि एक्चुअल पे तो आपके पास कोई पैसा आया ही नहीं, तो ऐसे में कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर आपको ₹85 ही प्रॉफिट दिखेगा, मतलब ₹85 का ही आपको सेल दिखेगा। तो ऐसे में आप लोग जो फ्रॉड्स होता है, वो बहुत ही ज़्यादा ईज़िली पकड़ सकते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट से। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको मस्ट प्रायोरिटी है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको देखना ही देखना है। नेक्स्ट आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे आपको सब कुछ मैच करना है। नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। इन तीनों को आपको सब कुछ मैच करना है, आपको सब कुछ मैच करके देखना है और कॉन्टेक्स्ट समझना है। और इन तीनों को अगर आप कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा आप फ्रॉड से बच सकते हो। मतलब बहुत हद तक फ्रॉड से बच सकते हो। एकदम 100% तो फुल प्रूफ नहीं होता, लेकिन बहुत हद तक फ्रॉड से आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो हमने बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस के जो भी स्टेटमेंट्स वगैरह है उनके बारे में बेसिक ओवरव्यू देख लिया है। आगे हम लोग नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियोज़ में। तो अभी हम लोग थोड़ा बहुत रेशियो एनालिसिस के बारे में देख लेते हैं कि हमने रेशियोज़ के बारे में बात किया था, एक्चुअल रेशियो एनालिसिस है क्या? तो रेशियो एनालिसिस बहुत ही सिंपल चीज़ है। इसमें क्या होता है, कुछ नंबर्स मैट्रिक्स आपको दिया हुआ रहता है।
इसमें से क्या होता है आप लोग बहुत ही क्विकली किसी कंपनी के हेल्थ के बारे में या फिर कंपनी के बारे में बहुत क्विकली जान सकते हो, कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। आपको अगर नॉर्मल फंडामेंटल एनालिसिस करना है, उस केस में आपको हर एक नंबर एनालिसिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लेकिन क्या होता है रेशियो एनालिसिस में क्या होता है कि आप लोग बस एक नज़र घुमा के कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनट में आप लोग कंपनी का पूरा हेल्थ बहुत ही क्विकली ओवरव्यू कर सकते हो। ये ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि 100% फुल प्रूफ है, लेकिन क्या होता है कि ये आपको क्या हेल्प कर सकता है कि आपको और ज़्यादा कंपनी के डीप में घुसना है कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि टाइम लिमिटेड है। कंपनी में आप अगर मार्केट में देखने जाओगे आपको 5000 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड मिलेगा। आपको आप अगर हर कंपनी को मतलब डीपली अंडरस्टैंड करने जाओगे, हर कंपनी का फाइनेंशियल अगर आप पढ़ने जाओगे, आपको ऑफ कोर्स आपका सारा टाइम लाइफ टाइम ही खत्म हो जाएगा या फिर बहुत ही टाइम लगने वाला है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि हम लोग बहुत ही क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये कंपनी एक्चुअली में एनालिसिस करने के लायक है भी या नहीं। तो इसके लिए रेशियो एनालिसिस काम आता है कि बहुत ही क्विक ओवरव्यू कंपनी के देखने के लिए या फिर हेल्थ चेकअप के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आता है। एक्चुअली में रेशियो एनालिसिस क्या है कि जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसका ही पार्ट है। बस क्या करते हैं ये फंडामेंटल एनालिसिस को थोड़ा बहुत नंबर्स में मैट्रिक्स पे ब्रेक कर देता है। जैसे कि आपको आरओई मिलेगा, आरओसी मिलेगा, डेट टू इक्विटी मिलेगा, क्विक रेशियो मिलेगा, पी रेशियो मिलेगा, डिविडेंड यील्ड मिलेगा, ये सब चीज़ें मिलता है। इसके अलावा भी आप लोगों को प्राइस टू बुक, ईवी बाय EBITDA, इसके अलावा इंटरेस्ट कवरेज, आरओए, सीएफओ अपॉन पैट, मार्केट कैप टू सेल्स, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलता है। और ये सब रेशियोज़ आप लोगों को मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलेगा जो भी कंपनी फाइनेंशियल रिजल्ट्स पब्लिश करती है, वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। या फिर जिस भी वेबसाइट पे आप अगर रिसर्च वगैरह कर रहे हो, उस वेबसाइट पे आप लोग को ये रेशियोज़ वगैरह बहुत सारे मोस्टली आप लोग को मिल ही जाएँगे। बहुत ही कम केसेस में आप लोग को खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बाय चांस अगर आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ गया, उसका भी मैं फ़ॉर्मूला वगैरह सब कुछ बता दूँगा। आपको अगर कैलकुलेट करना ही है खुद से, तो भी आप कर सकते हो। तो उसके बारे में बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। ऐसे बहुत सारे रेशियोज़ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मैं तो बस यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ और डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग सारा का सारा चीज़ डिटेल में देखेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। और ये मान लीजिए इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि आप अगर एक बार सीख गए, तो बस 1-2 मिनट का काम रहता है कि आप अगर 1-2 मिनट में बहुत सारे रेशियोज़ एक बार में एनालिसिस कर सकते हो। तो बहुत ही क्विक क्विक काम हो जाता है। तो एक बार बस सीखना होता है, बस उसके बाद पूरा का पूरा फ्लो में सारा का सारा काम हो जाता है। तो ये था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।